Welcome to all, my dear student, BSc टेक्निक के सभी छात्रों। We discuss on our next topic, structure of nth। इससे पहले अपन ने nth स्टेमन डेवलपमेंट को देखा। ठीक है, स्टेमन डेवलपमेंट के पार्ट में ही हमने nth डेवलपमेंट का पार्ट भी देखा, कैसे nth का डेवलपमेंट होता है। और इससे पहले वाले चैप्टर में अपन जो था उसमें ये चीज भी हमने क्लियर की कि कौन सी लेयर है वो कौन से पार्ट को बनाती है, क्या एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, क्या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, कैसे होता है, कैसे लेयर बनती है, एक ही लेयर के अंदर किस प्रकार से लेयर का आगे ग्रोथ होती है, कैसे लेयर्स में सेल्स की संख्या बढ़ती है। ये चीजें हमने पिछली बार क्लास में देखा। अब इसी एंथर स्ट्रक्चर के अंदर अपन एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर के टीएस की स्टडी करेंगे। देन उसके बाद अपन उसमें प्रत्येक लेयर, जितनी भी लेयर इसकी वॉल है, जो एंथर वॉल है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स मौजूद हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, इन सबको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करें। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हमें ये जो पिक्चर यहाँ नजर आ रही है, उस पिक्चर में अपन एक चीज देखें तो आपको साफ नजर आ रहा है, ये एक एंथर, टिपिकल एंथर का टीएस नजर आ रहा है। ठीक है, इस टीएस में अपन देखते हैं ये जो इसकी वॉल्स नजर आ रही है यहाँ तक, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये एंथर वॉल कहलाती है। चारों मिलकर एंथर वॉल बनाती है। कनेक्टिव जो पिछली बार भी अपन ने डिस्कस किया था कि कनेक्टिव वो वास्कुलर सप्लाई जो एंथर को पोषण प्रदान करती है, वो आपके सेंटर में पाई जाती है। ठीक है, ये एक टिपिकल एंथर है जो डेहिसेंस हो चुका है, ब्रस्ट फट चुका है, जिससे ये जो पोलन्स है वो यहाँ से फ्री हो रहे हैं। जिस पोर्शन से एंथर फ्री होता है उस फ्री पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आपका पोलन स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम वाले स्थान से ये फटता है। क्यों फटता है इसकी बात भी हम आगे अपनी इसमें बात करेंगे। ठीक है, पोलन एक टिपिकल जो एंथर होता है उसमें 4 पोलन सेक पाए जाते हैं, ठीक, इसलिए टेट्रास्पोरेंजियस कहते हैं। लेकिन डेhiscence के समय हमें इनकी जो बीच की वॉल होती है वो नष्ट हो जाती है और एक ही पोलन सेक जैसा पार्ट हमें नजर आता है। ठीक है, आपस में ये वॉल मिक्स हो जाती है। तो ये आपका एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें अपने को अर्ली स्टेशन में थोड़ा सा अपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में अपन जो डायग्राम है उसमें अपन देखेंगे कि कैसे होती है। एक टिपिकल जो एंथर होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन से होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट वो क्या है, आपका एंथर वॉल कहलाता है। द आउटर मोस्ट पार्ट इज एंथर वॉल। ठीक है, जिसमें क्या चीज शामिल है, आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद में मिडिल लेयर और उसके बाद में लास्ट इन द टेपिटम। ठीक है, ये सारी इसकी एंथर वॉल कहलाती है। एंड इनर पार्ट, ठीक है, इनर पार्ट एक पोलन सेक के अंदर का ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पोलन से डेवलप हो चुके हैं। लेकिन ये इनर पार्ट जो होता है अर्ली स्टेज में क्या होता है, आपका होमोजेनस स्पोरोजेनस मास होता है, जिसको अपन सेंट्रल पार्ट भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन एंथर वॉल। ठीक है, जो एंथर वॉल होती है वो 4 टाइप्स लेयर से बनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट लेयर जो उसको चारों ओर से घेरे हुए रहती है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो पेरेंटल एपिडर्मल टिश्यूज के द्वारा डेवलप होती है। कई बार इस पे भी नीट हुआ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, उनके अंदर ये पूछा जाता है कि एपिडर्मिस का निर्माण कौन सी परत करती है। अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था, एक फ्लो चार्ट देखा था डेवलपमेंट का, जिसमें कौन कौन सी परत क्या बनाती है, इस चीज के अंदर देखा था। वहां पे हमने देखा कि जो एपिडर्मिस है वो पेरेंटल प्लांट की जो एपिडर्मल टिश्यू है उसी से डेवलप होती है। लेयर क्या काम करती है, प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर होती है ये, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन का कार्य करती है, एकल परत के रूप में पाई जाती है। देन सेकंड लेयर एंडोथीशियम, ये वाली जो सेल्स है जिसकी कोशिकाएं रेडियली इलोंगेटेड हमें नजर आती है, एकल कोशिकीय परत होती है और रेडियली इलोंगेटेड होती है, वो हमें नजर आती है। ठीक है, इन इन सेल्स के अंदर ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के अंदर ये इनकी रेडियल
और इनर वॉल के ऊपर, यानी इनर और रेडियल जो वॉल होती है, टेंजेंशियल वॉल जो होती हैं, इनके ऊपर अल्फा सेलुलोज की बनी हुई यू शेप्ड या फिर रिंग शेप्ड यहाँ पर फाइब्रस बैंड के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये जो अल्फा सेलुलोज होता है वो नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में मौजूद पानी को अब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने पर इसमें तनाव आता है। जैसे ही तनाव आता है तो जो मेच्योर एंथर होने पर जो पोलन सेक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाता है, या एंथर फट जाता है। ठीक है, फटने का स्थान आपको पहले बता दिया, ये स्टोमियम जो पार्ट होता है उस स्थान से एंथर फटता है। ठीक है, क्यों फटता है, क्योंकि इस स्थान पर क्या है, आपकी जो है अल्फा सेलुलोज की बनी हुई जो फाइबर्स बैंड्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ से ये इजिली ब्रस्ट हो जाता है। दूसरा, ये जो अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन इन सेल्स के अंदर पाया जाता है, वो अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन अधिक मात्रा में स्टार्च स्टोर होने के कारण एंडोथीशियन सेल में डेवलप होता है। ये इसी कारण जब ये ब्रस्ट होती है, इस एंड अल्फा सेलुलोज के कारण ये जो एंथर होता है वो डेहिसेंस होता है। इस कारण इस एंडोथीशियम लेयर को ही अपन क्या कहते हैं, डेहिसेंस लेयर कहते हैं। वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, ये अपन क्लियर कट देख सकते हैं, ये इनर टेंजिशियल और रेडियल वॉल। ठीक है, ये इनर टेंजिशियल वॉल और रेडियल वॉल पे यू शेप्ड आकार में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये अल्फा सेलुलोज की बनी हुई फाइबर्स बैंड दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, ये फाइबर्स बैंड आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अ, कुछ अपवाद भी है। ठीक है, उन अपवाद पे भी अपन बात करते हैं। इन कॉक्सिनिया इंडिका एंडोथीशियम, ठीक है, क्या होगा, लेयर जो होगी वो टू लेयर्ड मिलेगी। ठीक है, ये आपको आपके हायर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपवाद के रूप में आजकल ज्यादातर अपवाद पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो इसलिए अपवाद वाले जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से चिनोपोडियम रूब्रम में एंडोथीशियल सेल्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। अभी अपन किसका देख रहे थे, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन देख रहे थे, यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। अ, कुछ जैसे लेंस और लेंस एस्कुलेंटा और पाइसन जो मटर हैं, ठीक है, पाइसन, इनके अंदर पैक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन भी पाया जाता है। ये मेलोथ्रिया मेडरस्पटाना में जो फाइबर्स थिकनिंग होती है वो टू लेयर्ड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने इसमें देखा है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से टू फाइबर्स थिकनिंग पाई जाती हैं, स्पाइरल वे के अंदर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे पाई जाती हैं। ये डायग्राम मैंने दोनों साथ बना दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर टू लेयर्ड है तो ये टू लेयर्ड का एग्जांपल है कॉक्सिन इंडिका, लेकिन मैंने इसमें फाइबर्स थिकनिंग आपको दिखाने के लिए स्पाइरल वे के अंदर ये टूल्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, मेलोथ्रिया मेडोस्पर्टाना के अंदर ये ओवरलैपिंग आपको फाइबरस बैंड मिलेंगे। फाइबरस बैंड जो होते हैं वो केसिया स्पीसीज, हाइड्रोकेरेटिसी और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर जब ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होती हैं, यानी फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर एंथर के डेhiscence हुए बगैर पोलन जर्मिनेट कैसे होंगे, पोलन एंथर में ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और जो पोलन वॉल होती है वो एंथर वॉल को चीर कर बाहर आ जाती है और फाइनली ओविल के पास पहुंचती है। ठीक है, स्टोमियम अपने क्लियर कर लिया, स्टोमियम के स्थान से क्यों फटती है। ठीक है, क्योंकि स्टोमियम की जो सेल्स होती हैं उन स्टोमियम सेल्स में फाइबर्स थिकनिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, यह वेरी रिड्यूस्ड कंडीशन में होती है। वी कैन सी इन दिस स्लाइड, हम देख सकते हैं कि ये आपकी जो थर्ड मोस्ट लेयर है वो मिडिल लेयर है। यहाँ पर अपनी इस डायग्राम में क्लियर कट देख रहे हैं, ये आपकी एपिडर्मिस है और ये वाला पोर्शन आपका एंडोथीशियम है। उसके बाद में आपकी ये मिडिल लेयर्स होती हैं। मिडिल लेयर्स की यहाँ पे संख्या 2 से 4 परतें मिलती हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे मिडिल लेयर आपकी यहाँ पे ये दो से चार परतों के रूप में पाई जाती है। एपिमेरल होती है, अर्थात शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के लिए जिंदा रहती है, उसके बाद में नष्ट हो जाती है। इनका जो वर्क है वो सपोर्टिव होता है। ठीक है, सपोर्ट यानी जो अदर परत, जो दूसरी परतें हैं उनको ये सपोर्ट करने का कार्य करती हैं। बट ऐसा देखा गया है कि कुछ प्लांट स्पीसीज के अंदर इन परतों के अंदर फूड जो स्टार्च फूड स्टोर रहता है, कई बार इनमें ऑयल्स का भी स्टोर पाया जाता है। इन सूज्य पदार्थों को अब्जॉर्प्शन कौन कर लेती है, ये टेपिटम सेल्स कर लेती हैं। ठीक है,
टेपिटम सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस कारण ये लेयर जो होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड होती है। बट लीलियम एंड रेननकुलस ये अपवाद हैं, इनमें मिडिल लेयर आपकी परमानेंटली लास्ट तक मौजूद रहती है। देन आपकी फाइनली आपकी इनरमोस्ट लेयर टेपिटम, जो टेपिटम होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। चारों जो सेंट्रल पार्ट में जो होमोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उस स्पोरोजेनस मास को चारों ओर से घेरे हुई एक न्यूट्रिटिव सिंगल लेयर्ड के रूप में ये पाई जाती है। ये फिजियोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट पोलन्स, ठीक है, जरूरी होती है, क्योंकि जितना भी फूड मटेरियल होता है पोलन डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक होगा वो सारा का सारा यहीं से आपका क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। ये जो टेपिटम सेल होती है वो अर्ली कंडीशन में होमोजेनस मास के साथ सिमिलर न्यूक्लियर कंटेंट रखती है, ठीक है। डिप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर ये दोनों मिलती हैं, बट जैसे ही पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, जो होमोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू है उसी की सेल्स किस में बदल जाती है, पीएमसी में, पोलन मदर सेल्स में, जिनके द्वारा मियोसिस के बाद में क्या होगा, आपका पोलन डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो पीएमसी है जैसे ही मियोसिस में प्रवेश करती हैं तो उसी समय इनके अंदर का जो डीएनए कंटेंट होता है, इन टेपिटम के जो अंदर का जो डीएनए कंटेंट है वो इनॉर्मसली बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने का कारण क्या होगा, एंडोमाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिरिक्शन न्यूक्लियाई और पॉलिटिनी, इन घटनाओं के कारण उसका जो डीएनए कंटेंट है वो बढ़ जाता है। मैक्स इसमें कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी पोलन जो टेपिटम है उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट किस समय पाया जाता है। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट जब स्पोरोजेनेसिस के दौरान टेट्राड स्टेज आती है उस समय इस टेपिटम लेयर का सबसे अधिक डेवलपमेंट पाया जाता है। टेपिटम सेल्स में डाइमॉर्फिक नेचर भी पाया जाता है, यानी द्विरूपता इसके अंदर मिलती है। द्विरूपता इलेक्ट्रा थॉम्सनी प्लांट के अंदर ये देखा गया कि जो कनेक्टिव की ओर, यहाँ पे ये आपका इस एरिया में यहाँ पर कनेक्टिव होता है, जो कनेक्टिव की ओर जो टेपिटम सेल्स होती हैं वो अपने आकार में काफी बड़ी हो जाती हैं। देन पेरिफेरी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो आकार में छोटी रहती हैं। तो जो पेरिफेरी की ओर जो टेपिटम सेल्स होती हैं उनको हम पी टेपिटम कहते हैं, और जो सेल्स कनेक्टिव की ओर होती हैं इनको हम सी टेपिटम कहते हैं। तो इस प्रकार की दो तरह की सेल्स की मौजूदगी यहाँ इस टेपिटम की डाइमॉर्फिक नेचर को दर्शाती है। निकोला और कोस्ट्रम प्लांट में टेपिटम मल्टीलेयर्ड होती है। दिस इज एक एक्सेप्शन और है हमारे पास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका ये एग्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मल्टीलेयर कंडीशन मिलती है टेपिटम। अब ये अपने को पहले क्लियर हो चुका था टेपिटम का डेवलपमेंट किसे होता है, तो सेकेंडरी पेरेटल लेयर जो होती है उसके द्वारा आपका क्या किया जाता है, टेपिटम का निर्माण किया जाता है। बट एंटीरिनम एमर्जेस एंड इम्पेटियंस ग्लोबुलिफेरा के अंदर इसका डेवलपमेंट स्पोरोजिनस टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जनरली अपन किसी भी प्लांट में अपन देख रहे हैं कि टेपिटम का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, सेकेंडरी पेराइटल लेयर से हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर इम्पेंटियंस ग्लोबुलिफेरा और एंटीरिनमोजस में स्पोरोजेनस टिश्यूज की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके द्वारा टेपिटम का निर्माण किया जाता है। टाइप्स ऑफ टेपिटम, ठीक है। टेपिटम व्यवहार के आधार पर दो प्रकार की होती है, एमीबॉइड टेपिटम एंड सिक्रेटेड टेपिटम। सबसे पहले अपन देखते हैं एमीबॉइड टेपिटम क्या होती है। इसे इन्वेजिव एंड पेरिप्लाज्मेडियल टेपिटम भी कहा जाता है। मोस्ट प्रीमिटिव टेपिटम होती है, जो प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म, आदिम जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर पाई जाती है। ये मिडिल लेयर से फूड स्टोर करती है और अंदर और अपना उसको स्टोर रखती है, और फिर उसको किसको प्रोवाइड करवा देती है, आपका ये सीधा डेवलप होते पोलन को डेवलप करा देती है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर क्या मिलता है, इसको अमीबॉइड टेपिटम क्यों कहा जाता है, पहले इस चीज पे बात करते हैं। क्या होता है कि ये जो इनर टेंजिशियल, इनर और रेडियल वॉल, जो इनर टेंजिशियल वॉल ये वाली वॉल, और दूसरा आपका ये जो रेडियल वॉल होती है, ये वॉल डिजोल्व हो जाती है। जैसे ही डिजोल्व होती है, किसके कारण डिजोल्व होती है, इन्हीं सेल्स के द्वारा, टेपिटम सेल्स, जो ये टेपिटम सेल है इन्हीं सेल्स के द्वारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज किया जाता है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन वॉल यानी इस टेपिटम की वॉल को क्या करता है, गला देता है। अब यहाँ से सेल जो है वो प्रोटोप्लास्ट के रूप में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है।
ये प्रोटोप्लास्ट के रूप में सेल क्या हो गई, फ्री हो गई। ये सेल यहाँ पे अमीबॉइड मोशन करती हुई जो एंथर ल्यूक्यूल है उसके अंदर प्रवेश करती हैं। इसी दौरान यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट जो टेपिटम का प्रोटोप्लास्ट है, वो प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हुए प्रोटोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं। ये पेरिप्लाज्मोडियम पीएमसी को चारों ओर से घेर लेता है और पीएमसी के चारों ओर घेरने पर उसको ढक लेता है, ठीक है। और अब अंदर ही अंदर इसके अंदर जो पोलन टेट्राड डेवलप होता है, उनको सबको ये पोलन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन, यानी ऐसी स्थिति जिसमें वो जो प्रोटोप्लास्ट के रूप में सेल से, टेपिटम सेल से प्रोटोप्लास्ट मुक्त हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड टेपिटम कहा जाता है। यानी ऐसी सेल्स जिनके अंदर प्रोटोप्लास्ट ही मुक्त हो जाए उसे हम अमीबॉइड टेपिटम कहते हैं। एलिस्मा, जो एलिस्मा और ओरम बुटोमस टेंडिकेसिया के अंदर हमें इस तरह की टेपिटम देखने को मिलती है। तो मोस्ट प्रिमिटिव टेपिटम है जो आदिम पादपों में पाई जाती है। इन ओरम इटालिकम अमीबॉइड टेपिटम टू लेयर्ड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल को आपको एक्सेप्शन के रूप में ये आ जाए तो आप इसमें कहते हैं ओरम इटालिकम में अमीबॉइड टेपिटम टू लेयर्ड होती है। देन सेकंड टाइप आपका सिक्रेटरी टेपिटम, बस क्लियर है। यहाँ पे ये सीक्रेशन करेगा, सेल ब्रेक डाउन नहीं होगा, सेल का वॉल जो है डिजोल्व नहीं होगा, सेल का वॉल नहीं एज इट रहेगा, लास्ट तक रहेगा, ठीक है। जिस इस कारण अपन इसे पेराइटल और ग्लैंडुलर एपिटम किया। ग्लैंडुलर का मतलब सीक्रेटरी से, यहाँ पे इसके जो पदार्थ हैं वो वॉल के द्वारा सीक्रेट होके जो एंथरलोक्यूल है उनके अंदर जाते हैं। एडवांस टाइप टेपिटम है जो से ओरिजिनल कंडीशन में बनी रहती है। यहाँ पे टेपिटम की सेल वॉल ब्रेक डाउन नहीं होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्लेर एंड गॉडवन, हेलीफोरस फोर्टिडा में उन्होंने देखा कि प्रीमेट्रिक स्टेज ऑफ पीएमसी एपिटम सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरिफेरल वेसाइकल कंटेंट डिक्टियोसोम, यानी परिधि के अंदर डिक्टियोसोम युक्त वेसाइकल युक्त डिक्टियोसोम एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड प्रोयूबिस बॉडी यहाँ पे पाए। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हम देख रहे हैं कि ये आपकी सिक्रेटेड टेपिटम की लेयर है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये सेल के अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, आपकी प्रोयूबिस बॉडी है, ठीक है। एट दिस स्टेज जो सेल वॉल होती है वो थिनर होती जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। और किस अवस्था में, टेट्राड स्टेज में, पीएमसी जब टेट्राड अवस्था में आती है तो थिनर हो जाती है। अब ये जो प्रोयूबिस बॉडी थी वो प्रीयूबिस बॉडी यहाँ से सीक्रेट होकर कहाँ जाती है, टेपिटम की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इन एपिटम जो प्रोयूबिस बॉडी है इनके ऊपर स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ का डिपोजिशन किया जाता है। तो वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हम देख रहे हैं कि जो प्रोयूबिस बॉडी है उसके चारों ओर आपका स्पोरोपोलिन का निर्माण किया है। जैसे ही स्पोरोपोलिन का इनके ऊपर डिपोजिशन होता है तो इन प्रोयूबिस बॉडी को हम क्या कहते हैं, यूबिस बॉडी कहते हैं। फाइनली ये वॉल और ज्यादा पतली हो जाती है, इसकी वॉल, टेपिटम की वॉल और ज्यादा पतली हो जाती है और वो फाइनली रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है। इस समय यहाँ पर जो स्पोरोपोलिन युक्त आपका जो यूबिस बॉडी है वो फ्री होता है और यूबिस बॉडी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कंपाउंड स्ट्रक्चर जो होती है, इनका जो एग्रीगेटेड समूह है होता है वो पोलन टेट्राड में जो पोलन्स होते हैं उनके वॉल पर जाके चिपक जाता है और उसकी एग्जाइन को मोटा करने में, उसके स्पेसिफिक पैटर्न डेवलप करने में हेल्प करता है। Ubis body help to make exine pattern of pollen, एग्जाम्पल मिराबिलिस ज़ैलपा एंड सेलाइन। ये इस तरह है क्योंकि सेलाइन पेंडुला और मिराबिलिस ज़ैलपा का इंडिविजुअल पोलन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। इस कारण वो किसी तरह का वॉल्व डेवलपमेंट में भाग नहीं लेता है। वहां पे भी वो एग्जाइन का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो वो एग्जाइन का पैटर्न किसने बनाया, यूबिस बॉडी के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ टेपिटम। टेपिटम का न्यूक्लियर बिहेव कैसा होता है, तो हम ये देखते हैं कि अर्ली स्टेज में पीएमसी और जो टेपिटम होती है उनमें दोनों में
हमें ये चीज नजर आती है कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही पीएमसी प्रो मियोटिक प्रोफेज अवस्था में जाती है, तो इस टेपिटम का जो डीएनए कंटेंट है वो इनमर्सली इंक्रीज हो जाता है। ये टेपिटम का एक कॉमन फीचर्स है। और वो डीएनए कंटेंट निम्न प्रोसेस के द्वारा क्या होता है आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है। सबसे पहले प्रोसेस लेते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप होती है। वी कैन सी माइमोसप्स इलांगी के अंदर अपन देखते हैं, यहाँ पर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यहाँ पे, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस नहीं होने के कारण यहाँ पे दोनों के अंदर के एक ही सेल में रह जाएंगे। यहाँ पर यही इसी के एलंगी के अंदर माइमोसप्स एलंगी में दो न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, चार। यहाँ ये चारों न्यूक्लियस हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आइडोना रोम्बिफोलिया में हम देखते हैं कि जो इस तरह से बने हुए प्री न्यूक्लियर कंडीशन में बने हुए चारों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और टेट्राप्लॉइड कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है। इसी के अंदर हमें एक्टाप्लॉइड कंडीशन भी ऑक्टाप्लॉइड कंडीशन भी देखने को, जहाँ पे 8 केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक चीज हो क्लियर कट आ गई कि यहाँ जब भी यहाँ क्या हो रहा है आपका, जब भी यहाँ क्या हो रहा है आपका जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, उस न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा ये कंडीशन हमारी बढ़ती जा रही है, जो यहाँ पे ऑक्टाप्लॉइड कंडीशन तक आ जाती है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, एंडोमाइटोसिस इन प्रोसेस, ठीक है। कुकुरबिटा पिपो के अंदर अपन देखते हैं, तो हमें ये पता, देखो, जब जब भी सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन जब भी होगा, तो उस सेल डिवीजन प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि दो घटनाएं होंगी। पहला होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, इस कैरियोकाइनेसिस होगा। दूसरा होगा आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर अपने को पता है कि सारी प्रोसेस जो प्रोसेस आती हैं न्यूक्लियर डिवीजन से रिलेटेड। एंडोमेटिसिस के अंदर, ठीक है, एंडोमेटिसिस के अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है। जनरली क्या होता है, जो प्रोफेज अवस्था होती है कैरियोकाइनेसिस की, उस समय जो लेट प्रोफेज होती है उसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये जो मौजूद है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फाइनली नष्ट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और यहाँ से क्रोमेटिन जो होता है वो किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर लिए एंडोप्रोफेज के अंदर क्या आता है, यहाँ पर प्रोफेज के बाद में जो गुणसूत्र, ये क्रोमेटिन किस में बदल गए, गुणसूत्र में बदल गए, और गुणसूत्र एक लाइन में आ जाते हैं, उस अवस्था को अपन मेटाफेज कहते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस भी आपकी क्या हो जाती है, मौजूद रहती है, डिजोल्व नहीं होती है, जबकि एक जनरल माइटोसिस में ये डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में क्रोमोसोम्स जो एक लाइन में आए, वो सब अपने क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ के सेपरेशन में इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण यहाँ पर नहीं मिलेगा, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर नहीं बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्पिंडल फाइबर का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और इस और सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होने के बाद में इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रह जाएंगे। तो फाइनली आपका जो एंडोटेलोफेज है उसमें आप देखोगे कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स इसी के अंदर रह गए। इस कारण क्या होगा, जो डीएनए कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। तो एंडोमेट्रियोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हटती है और क्रोमोसोम्स अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, ठीक है, ये सामान्य जो माइटोसिस होता है उसी की तरह होने वाला डिवीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो प्रोफेज अवस्था है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व होगी, स्पिंडल फाइबर बनेंगी, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इजीली जो सामान्य तरीके से हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। ये मेटाफेज के दौरान सारे के सारे क्रोमोसोम्स इस जगह पे क्या हो गए, एक लाइन में आ गए, ठीक है, मेटाफेज प्लेट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर दोनों अपोजिट पोल की तरफ बन गए, ठीक है। स्पिंडल, अब ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से एनाफेज के दौरान सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। जब टीलोफेज अवस्था में दोनों पोल्स पे यहाँ पर क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं, उस दौरान यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के दौरान प्रोसेस शुरू होनी चाहिए थी। उस साइटोकाइनेसिस प्रोसेस ना होके यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही अपोजिट पोल पे पहुंचे हुए क्रोमोसोम के साथ बन जाती है। यानी यहाँ पे एकल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों पे बन जाती है, जिसके कारण जो डीएनए या जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे वो एक ही न्यूक्लियस में आ जाते हैं। इस प्रकार
से बने हुए जो न्यूक्लियस है उनको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस किस में पाए जाते हैं। फाइनली आपका जो फोर्थ प्रोसेस है पॉलिटीनिंग, पॉलिटीन का मीन ही है, पॉलिटीन का आपका मीन क्या है कि भाई बहुत सारे धागे पाए जाना है, यानी मल्टीपल आपके थ्रेड इसके अंदर मौजूद है धागे में। जैसे आप ज्यादातर अपन देखते हैं सिक्रेटरी जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर ये कंडीशन हमें को देखने को मिलती है। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज बिटवीन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, नो चेंज इन क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डीएनए कंटेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं, ये एक क्रोमेनिमा युक्त क्या है आपका, क्रोमेनिमेटा युक्त क्रोमोसोम्स है। ठीक है, जैसे ही पॉलिटीन अवस्था में पहुंचता है तो ज्यादातर यहाँ पर जो सेल होती है वो किस अवस्था में रहती है, एस फेज अवस्था में रहती है। और एस फेज में हम जानते हैं किसका डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन चलता रहता है, लगातार क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एस फेज में जब ये क्रोमोसोम्स सिंगल क्रोमेटिन वाला क्या होगा, दो क्रोमेटिड बना लेगा, यानी दो क्रोमेटिमेटा बना लेगा। दो से कितनी बन जाएंगी, चार बन जाएंगी। चार से कितनी बन जाएंगी, आठ बन जाएंगी। इस तरह से क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोनिमा की संख्या बढ़ती जाती है, क्रोमेनिमेटा की संख्या बढ़ती जाती है, तो डीएनए यहाँ पे बढ़ जाता है, बट क्रोमोसोम्स नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से हम न्यूक्लियर बिहेवियर देखते हैं, जिसमें हमें ये क्लियर पता लगता है कि किस तरह से टेपिटम के न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। फाइनली फंक्शन ऑफ टेपिटम। अब फंक्शन ऑफ टेपिटम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको असाइनमेंट में भी ये दिया है। तो टेपिटम सेल्स जो होती हैं वो हार्मोन और एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। एंजाइम्स का सीक्रेशन आपने दो तरह का देख लिया। ठीक है, एक तो पहले देखा आपने आइडोलाइट एंजाइम सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और दूसरा आपका केलेज एंजाइम सीक्रेट करती हैं। केलेज जो एंजाइम है वो किसको करता है, केलोज को डिग्रेड करता है। जब पोलन टेट्राड अवस्था में आता है तो पोलन टेट्राड के चारों ओर ये केलोज जो है जमा कर दी जाती है। ठीक है, जब ये केलोज इस केलेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड किया जाता है तो पोलन इंडिविजुअल सेल्स के रूप में पृथक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं तो टेंडेंसी या ब्रेक्टिएटा के अंदर ये चीज आपकी क्लियर होती है। कई बार ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू जाओ जैन के अनुसार कि पोलन डेवलपमेंट की अर्ली कंडीशन में टेपिटम के द्वारा ऑक्सिन का भी श्रवण किया जाता है, जो मियोसिस के लिए एक इंडक्शन का कार्य करता है। ठीक है, टेपिटम सेकंड कार्य इसका, टेपिटम सेल जो होती है मियोटिक फेज, स्पोरोजिनस सेल्स की मियोटिक फेज के दौरान जितना पोषण चाहिए डेवलप होते हुए जो पोलन्स होते हैं उन सारा पोषण ये टेपिटम सेल ही उनको ट्रांसफर करती हैं। यदि टेपिटम सेल नॉन फंक्शन हो तो स्टेराइल प्रकार के पोलन डेवलप होते हैं, जिन्हें अपन मेल स्टेराइल पोलन कहते हैं। Important role play in pollen wall formation and in deposition and transfer of pollen sporopollenin by tapetum cell during meiotic। ये अपन ने अभी सिक्रेटरी टेपिटम के अंदर ये देखा कि स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन कौन करता है, आपका टेपिटम सिक्रेटरी टेपिटम के द्वारा निकले हुए जो यूबिस बॉडी प्रोयूबिस बॉडी से स्पोरोपोलिनिन डिपोजिट होने के बाद में बनता है यूबिस बॉडी, जो जाके सेल जो पोलन की वाल होती है उसको स्पेसिफिक पैटर्न बनाने में हेल्प करता है। ये स्पेसिफिक पैटर्न जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है जो पोलन के अंदर पाया जाता है। दूसरा पोलन किट और ट्राइफिन लेयर बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। पोलन किट क्या है, लिपिड प्लस कैरोटीन कुछ शुगर्स का मिक्सर होता है जो पोलन वाल के चारों ओर पाया जाता है। ये एक तैलीय परत है और ये पोलन्स को चिपचिपी बनाती है, जिसके कारण जब क्रॉस पोलिनेशन जो होता है, पर परागण होता है, तो उसमें ये पोलन्स जो होते हैं कीट इंसेक्ट जातियों के अंदर कीट पोलिनेटेड जो भी स्पीसीज हैं उनके अंदर ये कीटों के साथ आसानी से पोलन्स को चिपका देती है और पोलन
एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पोलन्स की जो एग्जाइम्स होती है उसके अंदर बहुत सारा केविटी और स्पेसेस पाई जाती हैं। उन केविटी और स्पेस के अंदर प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोलन एंड टेपिटम के द्वारा कुछ प्रोटीन्स बनाई जाती है, वो प्रोटीन उनके अंदर जमा हो जाती है। ये प्रोटीन जब नमी होती है उस समय ये प्रोटीन्स बाहर निकल आती हैं और ये ह्यूमन के अंदर क्या करती हैं, एलर्जी और पे फीवर को डेवलप करती हैं। एक्साइन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन पोलन पिस्टल रिएक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन कॉम्पिटिबल पोलन एंड स्टिग्मा। हम देखते हैं कि आपने ये चीज क्लियर कर लें कि आपने देखा कि भी धतूरे का फूल रोज के फूल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि वहां पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है और उस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पर्टिकुलर स्पीसीज की प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। यदि सेम स्पीसीज की प्रोटीन आपस में मिलती हैं तो वो उनकी पहचान हो जाती है। इस कारण वो कॉम्पिटिबल पोलन और कॉम्पिटिबल स्टिग्मा की पहचान हो जाती है, तभी उनके अंदर क्या हो जाता है, पोलन जर्मिनेट होता है और आगे की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। वरना तो रिजेक्शन रिएक्शन के द्वारा उस पोलन्स को स्टिग्मा के द्वारा हटा दिया जाता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर टू वॉचिंग this video. Okay.